वंदे मातरम साथियों। आज के इस लाइव सेशन में हमारा टॉपिक रहेगा वो ज्योग्राफी का रहेगा। राजस्थान अध्ययन में मिट्टियां और ऊर्जा संसाधन पर हम बात करेंगे और मिट्टियां और जो ऊर्जा संसाधन है इस पे इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस हैं वो हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में बनते हैं, उनकी चर्चा इस लाइव सेशन में रहेगी। तो सभी साथी फटाफट से जुड़ जाएं। आज के टॉपिक के लिए तैयार हैं? सभी तैयार हैं तो अभी देखते हैं कि कितनी हमारी तैयारी है। देखिए मित्रों, ये पहले थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि राजस्थान की मिट्टी है ना, इन राजस्थान की मिट्टियों में क्षेत्र पूछा जाता है। मिट्टियां क्या है कि अलग अलग प्रकार की अपने आगे देखेंगे। मिट्टियां चार आधार है मिट्टियों के, है ना, और चार आधार पे अलग अलग प्रकार की है। ऊर्जा संसाधन है उसमें गैर परंपरागत और परंपरागत जो ऊर्जा संसाधन है उन पे क्वेश्चन आते हैं। किस तरह के आते हैं ये अभी हम एक एक करके देखते हैं। तो सभी मित्र फटाफट से जुड़ जाएं और अपने इसको स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, अब देखिए मित्रों क्या है पहला क्वेश्चन कि राजस्थान के किन जिलों में वर्टिसोल्स मृदा नहीं पाई जाती है। राजस्थान के किन जिलों में वर्टिसोल्स मृदा नहीं पाई जाती। अपने को यहां ये ध्यान रखना है कि राजस्थान में क्षेत्र पूछे जाते हैं मृदा के, मिट्टियों के अलग अलग प्रकार के। अब देखिए राजस्थान में मिट्टियां है ना, ये थोड़ा सा आप पहले गौर करेंगे अच्छी तरह से। इनका जो वर्गीकरण है मिट्टियों का, ये वर्गीकरण है, इसके चार आधार है। राजस्थान की मिट्टियों के वर्गीकरण के चार आधार हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। एक तो क्या है, वैज्ञानिक वर्गीकरण है। वैज्ञानिक वर्गीकरण है जिसमें ये क्वेश्चन हम देख रहे हैं, ये वैज्ञानिक वर्गीकरण है। और वैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर हमारी मिट्टियां कितनी प्रकार की हैं। वैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर हमारी मिट्टियां हैं 5 प्रकार की। इसके बाद में निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर, निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर जो राजस्थान में मिट्टियां हैं, ये मिट्टियां टोटल 8 प्रकार की है। ऐसे ही क्या है कि अपने को ये ध्यान रखना है कि राजस्थान में अलग से बना देता हूं मैं, ताकि क्या है कि हमारे समझ में आए कि अच्छी तरह से आप पहले इसको समझिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता है। और वर्गीकरण के आधार, अब जो राजस्थान में मिट्टियों के वर्गीकरण है, इन वर्गीकरण के कितने आधार हैं? 4 आधार हैं साथियों। अब ये 4 आधार हैं कौन से? नंबर एक है वैज्ञानिक वर्गीकरण। इसको आप हमेशा ध्यान में रखें, क्योंकि यह इसी वर्गीकरण, ये जो 4 वर्गीकरण है ना, इन्हीं 4 वर्गीकरण के आधार पर इस पे ही आपका क्वेश्चन रहेगा। सेकंड क्या रहता है कि सेकंड साथियों आपका रहता है निर्माण प्रक्रिया। निर्माण प्रक्रिया के आधार पर, निर्माण प्रक्रिया के आधार पर मिट्टियां हैं, वो हमारे यहाँ 8 प्रकार की है। थर्ड कौन सा है? थर्ड हमारा पोर्शन रहता है साथियों, वो रहता है उपलब्धता व उपयोगिता के आधार पर। उपलब्धता व उपयोगिता के आधार पर वर्गीकरण। अब देखिए मिट्टियों में ये अगर आपने कर लिए ना, तो ये मान के चलें लास्ट चौथा है कृषि विभाग का वर्गीकरण। ये चारों प्रकार अगर आपको पता है ना, अभी अपने ऐप वाली क्लास में तो मैं कंप्लीट करवा दूंगा आपको, क्योंकि यहाँ डिटेल तो हो नहीं सकता। ये वर्गीकरण है, यहाँ मिट्टियां कितनी प्रकार की है? 5 प्रकार की मिट्टियां हैं। इसके आधार पे 5 प्रकार की मिट्टियां यहाँ है, ये ध्यान रखेंगे। किसके आधार पे? वैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पे। निर्माण के आधार पे 8 प्रकार की मिट्टियां हैं। 8 प्रकार की मिट्टियां यहां पे है।
और उपलब्धता के आधार पे 9 प्रकार की मिट्टियां हैं। और कृषि विज्ञान ने हमारी क्या है 14 प्रकार की मिट्टियां बताई है। कितनी बताई है? 14 प्रकार की मिट्टियां बताई है। इसी के आधार पे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राजस्थान में वर्टिसोल्स है, ये एक प्रकार है वैज्ञानिक वर्गीकरण का। वैज्ञानिक वर्गीकरण में जो हमारी 5 क्या है मिट्टियां हैं, उनमें एक वर्टिसोल्स है। अब हर एक मिट्टी का क्या ध्यान रखना है साथियों, अपने को हर एक मिट्टी का अपने को क्षेत्र ध्यान रखना है कि कौन सी मृदा कौन सी में है। बारां में कोटा में नहीं है, बीकानेर चूरू में नहीं है, बांसवाड़ा झालावाड़ में नहीं है, कोटा बूंदी में नहीं है। अब देखिए अगर क्या है कि हम थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस लगाए ना तो भी हमारा क्वेश्चन यहां हो सकता है कि बाराकोटा कहां है? दक्षिण पूर्व में राजस्थान में। झालावाड़ बांसवाड़ा कहां है? दक्षिण में और दक्षिण पूर्व में। कोटा बूंदी कहां है? दक्षिण पूर्व में। यानी केवल बीकानेर चूरू कहां आ रहा है? उत्तर पश्चिम में आ रहा है। तो ये अगर कॉमन सेंस की बात है। बाकी अपने को ये ध्यान रखना है कि ये क्या है वैज्ञानिक वर्गीकरण है राजस्थान की मिट्टियों का। कौन सा वर्गीकरण है? वैज्ञानिक वर्गीकरण। और आपने देखा था साथियों कि वैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पे क्या है मिट्टियां कितने प्रकार की है? 5 की। ये जो उत्तरी पश्चिमी वाला भाग है ये एंटीसोल्स है। ये बीच वाला अरावली के बिल्कुल पश्चिम में ये वाला एरिडीसोल्स है। ये आधे से इधर पूर्वी भाग वाला ये एल्फीसोल्स है। ये इंसेप्टिसोल्स है और ये वर्टिसोल्स है। ये अपने को ध्यान रख लेना है। तो ये वाला दक्षिण पूर्व वाला भाग। यहां क्या है कि एक चीज गौर करेंगे, हमें मैप अच्छी तरह से मिट्टियों में ध्यान रखने हैं। एक तो क्या ध्यान रखना है कि ये 4 प्रकार ध्यान रखने हैं कि इसके आधार पर कौन कौन सी मिट्टी है, इसके आधार पर कौन कौन सी मिट्टी है, इसके आधार पर कौन कौन सी मिट्टियां हैं और इसके आधार पर कौन सी मिट्टी है। और उसके बाद में वो मिट्टियां किस क्षेत्र में पाई जाती है, मुख्यतः किन जिलों में विस्तृत रहती है, यही क्वेश्चन मिट्टी पे रहेगा। ठीक है, तो यहां देखो आप ये दक्षिण पूर्व में वर्टिसोल्स है तो बीकानेर और चूरू कहां पे आ जाते हैं? यहां पे आ जाते हैं। तो ये बीकानेर और चूरू में नहीं है। कहां नहीं है? तो बीकानेर और चूरू में नहीं है। ये अपने को ध्यान रखना है। अब देखिए पहले क्वेश्चन पे मैंने इसलिए टाइम लगाया ताकि हम समझ सके इस टॉपिक को कि किस तरह से हम आगे बढ़े। अगला देखिए, कृषि विभाग ने राजस्थान में मृदा के वर्गीकरण के अनुसार जिप्सीफिरस मृदा कहां पाई जाती है? कृषि विभाग का क्या है कि कृषि विभाग ने हमारी क्या है कृषि विभाग ने 14 प्रकार की मिट्टियां बताई है। कितनी प्रकार की? 14 प्रकार की मिट्टियां बताई है। और इन मिट्टियों में एक मिट्टी कौन सी है? जिप्सीफिरस है। अब जिप्सीफिरस मिट्टी है, ये कहां पाई जाती है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये क्षेत्र ही पूछे जाते हैं अक्सर। तो जिप्सीफिरस मिट्टी है, ये किस एरिया में मिलती है? आप सभी साथी है उत्तर भी दे रहे हैं अच्छे तरह से। तो ये क्या है कि बीकानेर में मिलती है, ये ध्यान रखना है साथियों। एक चीज ध्यान रखें कि इस क्लास को हल्के में न लें। जो तैयारी कर रहे हैं आपको बताया जाता है ना उस अकॉर्डिंग उस टॉपिक को पढ़े, क्योंकि वैसी प्रकृति का क्वेश्चन है वो आपको पेपर में देखने को मिलेगा, ये आप ध्यान रखें। अगला देखेंगे, वह जिला युगम जहां लाल व पीली मिट्टी पाई जाती है। पाली व जोधपुर में पाई जाती है, कोटा और बूंदी में पाई जाती है, अजमेर सिरोही में पाई जाती है, या अलवर भरतपुर में पाई जाती है। कहां मिलती है? वह जिला जहां लाल और पीली दोनों लाल पीली मिट्टी है ये पाई जाती है। तो यहां पहले आप थोड़ा सा मैप देख लीजिए, क्या है थोड़ा सा मैप देख लीजिए। अब देखो यहां क्या है कि ये बलुई मिट्टी है, ये लाल बलुई मिट्टी है, ये बलुई दोमट मिट्टी है, या भूरी रेतीली कछारी मिट्टी है गंगानगर हनुमानगढ़ अनूपगढ़ में घग्गर वाले एरिया में। इसके बाद में यहाँ लवणीय मिट्टी काफी पाई जाती है, ये लाल पीली मिट्टी यहाँ पाई जाती है। यहाँ लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है, ये उदयपुर डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है। यहाँ काली मिट्टी मिलती है, यहाँ फिर लाल पीली मिट्टी मिलती है। और ये क्या है कि लाल पीली एक यहाँ मिल रही है, एक लाल पीली यहाँ मिल रही है। ये वाला एरिया पूरा लाल पीली का है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी है, ये वाला कलर जलोढ़ है। ये भूरी रेतीली कछारी है, ये पीली भूरी मिट्टी है। यानी अलग अलग वर्गीकरण जो है ये अपने को मैप में देखना है साथियों। तो यहाँ क्या है कि हमसे क्या पूछा जा रहा है कि लाल पीली मिट्टी क्या है, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ हमारा उत्तर क्या रहेगा? फटाफट से बता देंगे साथी लोग, फटाफट से क्या बता देंगे कि लाल पीली मिट्टी है ये मुख्यतः हमें कहाँ मिलती है?
अब देखो यहां मैंने दिखा दिया आपको कि ये कौन सा है, सिरोही है, ये यहाँ अजमेर का भाग भी है, तो लाल पीली मिट्टी यहां मिल रही है और यहां मिल रही है। अब इनमें से कौन से जिले, ये वाले जिले और ये वाले, यहाँ अजमेर का भाग था पहले क्योंकि वो टाटगढ़ अजमेर वाला आता था, तो अजमेर उस देखिए पाली जोधपुर में नहीं है, कोटा बूंदी तो है ही नहीं, कनेक्शन ही नहीं है, अलवर भरतपुर भी नहीं है कनेक्शन, ये तो बिल्कुल ही कनेक्शन नहीं है। तो यहाँ क्या है कि अजमेर और सिरोही वाला भाग रहेगा, ये अपने को ध्यान रखना है। आगे देखेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। काली मिट्टी जानी जाती है। अब देखिए काली मिट्टी है, एक तो अपने को ये ध्यान रखना है कि काली मिट्टी कहां पाई जाती है, ये हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है, हाड़ौती क्षेत्र में काली मिट्टी मिलती है, नंबर 1। ठीक है, 2, कपास की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। कपास की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कौन सी है, ये काली मिट्टी है, ये अपने को ध्यान रख लेना है, इस पे क्वेश्चन आता है। 3, सर्वाधिक जल धारण क्षमता, जल धारण क्षमता इसमें पाई जाती है, ये अपने को ध्यान रखना है। अब देखिए यहां क्या है कि काली मिट्टी को क्या कहते हैं, बांगर या खादर। बांगर तो क्या है, बांगर और खादर नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी है, नदियों द्वारा बहाकर लाई गई पुरानी मिट्टी बांगर, नदियों द्वारा बहाकर लाई गई नई मिट्टी खादर। कांप मिट्टी, काली मिट्टी को कांप मिट्टी नहीं कहेंगे, लेटेराइट मिट्टी भी नहीं कहेंगे, इसको क्या कहते हैं हम, रेगूर मिट्टी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, रेगूर मिट्टी के नाम से काली मिट्टी को जानते हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। आप में से मैक्सिमम साथी हैं वो उत्तर इसका सही दे रहे हैं। रेंगती मृत्यु क्या है, रेंगती मृत्यु, रेंगती मृत्यु क्या है, मृदा उर्वरता का ह्रास, वन्य जीवों की मृत्यु, वनों का ह्रास या सूक्ष्म जीवों की मृत्यु। अब देखिए रेंगती मृत्यु है, ये मुख्यतः क्या किसको कहते हैं, मृदा अपरदन को कहते हैं। मृदा अपरदन को क्या कहा जाता है, रेंगती मृत्यु कहा जाता है, रेंगती मृत्यु कहा जाता है। अब यहां अपने को यह ध्यान रखना है कि हमारे ऑप्शन में मृदा अपरदन है ही नहीं, तो मृदा अपरदन के कारण क्या होता है, मृदा अपरदन के कारण मृदा की उर्वरता में क्या है, ह्रास होता है, मृदा की उर्वरता में ह्रास होता है। वैसे प्रैक्टिकली रूप से रेंगती मृत्यु है, या इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं साथियों, वो कहते हैं इस मृदा अपरदन को, इसको कहा जाता है मृदा का क्षय रोग, मृदा का क्षय रोग या रेंगती मृत्यु है, ये हम इसको कहते हैं, ये भी अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है मित्रों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। काफी गजब के उत्तर दे रहे हैं आप साथी, जो आ रहे हैं कितने भी आ रहे हैं पर अच्छी तैयारी वाले आ रहे हैं। हाँ जी, अगला देखेंगे, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अभी पूछा गया था हाल ही के एक पेपर में, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई, इसका जो उत्तर बता देंगे आप मित्र, ये मान लेंगे कि आपकी बेहतरीन तैयारी है, ये बेहतरीन तैयारी है। इसका उत्तर आप बताएं कि मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए खादी ग्रामोद्योग ने किस कार्यक्रम की शुरुआत की, कौन सा कार्यक्रम था वो, प्रोजेक्ट ग्रीन था, प्रोजेक्ट ट्री था, प्रोजेक्ट बोल्ड था या प्रोजेक्ट रेन था। ये क्वेश्चन पूछा गया है साथियों, फटाफट से उत्तर देंगे, देखते हैं कौन उत्तर देता है। और इसका जिसने सही दे दिया, ये मान लीजिए उसकी तैयारी A1 है, बेहतरीन तैयारी है, कोई जवाब नहीं है उनकी तैयारी का। हाँ जी, मेरे को संजय मीणा जी का उत्तर आ रहा है कि बोल्ड, संजय मीणा जी बोल्ड कह रहे हैं, प्रोजेक्ट बोल्ड, ये मनीष जी कह रहे हैं, क्या बात है, गजब गजब, बहुत अच्छा, शानदार शानदार उत्तर आपके आ रहे हैं। यहां देखिए प्रोजेक्ट बोल्ड है। अब देखिए एक चीज और ध्यान रखनी है साथियों
कि मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने यह कार्यक्रम शुरुआत किया है, कौन सा? प्रोजेक्ट बोल्ट। अब प्रोजेक्ट बोल्ट स्टार्ट कहां होना चाहिए? प्रोजेक्ट बोल्ट स्टार्ट रेगिस्तान में होना चाहिए ना, पर रेगिस्तान में ये नहीं होता। ये इसके बारे में ये जानकारियां भी आप लिख लीजिए। ये प्रारंभ कहां होता है, कब होता है? देखिए ये प्रारंभ होता है 4 जुलाई 2021 को। 4 जुलाई 2021 को प्रारंभ हुआ। अब देखिए यहां क्या है कि अपने कॉमन सेंस लगाएंगे ना, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कॉमन सेंस पे गलत भी हो जाते हैं। ये वही क्वेश्चन है जो कॉमन सेंस पे गलत होगा, कारण कि मरुस्थलीकरण को रोकने की बात करेंगे और जब कहेंगे कि इसका प्रोजेक्ट का प्रारंभ कहां हुआ, मरुस्थलीय कोई एक भी जिला दिया होगा तो हम वो उत्तर करेंगे, क्योंकि मरुस्थल रोकने का काम कहां होगा, मरुस्थल में होगा, ये हम समझ बैठते हैं। तो ये ध्यान रखना है, इसका प्रारंभ उदयपुर में हुआ, उदयपुर में हुआ। और ये ध्यान रखना है किससे हुआ? बांस के रोपण से, बांस के रोपण से इस कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ, उदयपुर में हुआ, 4 जुलाई 2021 को हुआ। इस प्रोजेक्ट बोल्ट पर गौर कीजिएगा, आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में यहां से आपको क्वेश्चन मिल सकता है साथियों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको इंपोर्टेंट भी आप लगा देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों में के समूह में कछारी मृदा पाई जाती है? कछारी मिट्टी कहां पाई जाती है? बीकानेर जैसलमेर में पाई जाती है, भरतपुर धौलपुर में पाई जाती है, कोटा बूंदी में पाई जाती है, बांसवाड़ा डूंगरपुर में पाई जाती है। मैंने ये आपको कहा है कि मैक्सिमम संभावना ये क्वेश्चन क्षेत्र या जिला पूछने की रहेगी, तो ये अपने को अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि जो 4 हमारे आधार है। अब देखिए कछारी मिट्टी, कछारी मिट्टी किसको कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं या नहीं कहते, है ना? तो ये भूरी में रेतली कछारी का है, ये क्या है कि अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र है, जलोढ़ मिट्टी वाला ये वाला क्षेत्र है, ये क्षेत्र यहाँ पे पाई जाती हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। तो हमें कहाँ मिलेगी कछारी मिट्टी, कहाँ मिलेगी? तो ये अपने देखिए कछारी मिट्टी भरतपुर और धौलपुर में पाई जाती है, क्योंकि जब हमने मैप देख रखा हो ना तो हमारी सारी चीजें क्लियर होगी। और मैप अगर हमें मिट्टियों का क्वेश्चन सही करना है तो निश्चित तौर पे मैप पे जाना होगा। अगला देखेंगे, राजस्थान में निम्नलिखित में से किन जिलों में इंसेप्टिसोल्स मृदा पाई जाती है? अब देखिए ये वैज्ञानिक वर्गीकरण वाली आ गई। वैज्ञानिक वर्टिसोल्स हमारा पहला क्वेश्चन था, हमने कहा है कि वैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर मिट्टियां कितनी प्रकार की है, और मिट्टियां हमारी क्या है कि 5 प्रकार की है। और जैसे बड़ा बड़ा हम देखें तो ये वाला जो एरिया था, ये वाला एरिया, ये जो कौन सा, ये वाला एरिया, यहां क्या है, यहां हमें कौन सी इंसेप्टिसोल्स मृदा दिख रही थी या नहीं दिख रही थी, बताओ। देखिए यहां इस एरिया में दिख रही थी या नहीं दिख रही थी, ये बताएं आप। इसमें जयपुर, दौसा, अलवर, कोटा, बूंदी, बारां, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, भीलवाड़ा, सिरोही, ये वाला क्षेत्र है, यहां कौन सी मिट्टी पाई जाती थी, ये अभी अपने देखते हैं। देखिए मैप देखेंगे वैसे वैसे क्लियर होगा। ये वाला क्षेत्र है, ये दक्षिण वाला और दक्षिण से ऊपर वाला क्षेत्र, यहाँ इंसेप्टिसोल्स पाई जाती है। और ये इंसेप्टिसोल्स पाई जाती है तो हमारा क्या है कि उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, ये इंसेप्टिसोल्स पर हमारा उत्तर सीधा सा है। और सीधा सा हमारा उत्तर क्या रहेगा, ये कॉमन सेंस की यह बात है। और कॉमन सेंस के आधार पे हम देखें तो हमारा क्या है कि दक्षिणी और मध्य भाग में क्या रहता है, दक्षिणी और मध्य भाग यहाँ कौन सा है, यहाँ पाली भी पाया जाएगा, यहाँ पाली भी आपको मिलेगा, भीलवाड़ा भी मिलेगा, इधर सिरोही भी मिलेगा, यहाँ पे पाली मिलेगा, यहाँ सिरोही मिलेगा, और इधर क्या है कि भीलवाड़ा वाला भाग भी मिलेगा। तो ये क्या है कि ये क्षेत्र कौन सा आ गया, पाली, भीलवाड़ा और सिरोही वाला क्षेत्र आ गया, ये अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है साथियों, अगला देखेंगे, उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में मृदा उर्वरता अम्लीयन का प्रमुख कारण क्या है? उत्तरी पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी पश्चिमी राजस्थान आते ही पहले अपने को ध्यान रखना है कि ये कैसा है, रेतीला क्षेत्र है, रेतीला क्षेत्र है, और इसमें बलुई मिट्टी पाई जाती है,
बलुई मिट्टी पाई जाती है, तो यहाँ मृदा उर्वरता, मिट्टी की उर्वरता है, इस मिट्टी की उर्वरता के अवनयन का क्या कारण है, यानी मिट्टी की उर्वरता में कमी क्यों आती है इस क्षेत्र में, क्या है, मिट्टी की उर्वरता में कमी क्यों आती है, गहन कृषि के कारण, बहुत अधिक खेती होती है इस कारण आती है। अब देखिए उत्तरी पश्चिमी राजस्थान है, ये रेतीला है और मरुस्थलीय भाग है, और इसमें पानी की कमी रहती है, तो गहन कृषि तो संभव ही नहीं है। जल भराव होता है, जल भराव है, ये भी यहां नहीं होता। पवन अपर्दन या नालीय पर्दन, नालीय पर्दन तो यहाँ इस क्षेत्र में होता ही नहीं, जल भराव कहीं कहीं सेम की समस्या है उत्तरी राजस्थान में, वहां होता है। तो पवन अपर्दन, वायु द्वारा मिट्टी का अपर्दन किया जाता है, इसके कारण उर्वरता में कमी होती है। और देखिए राजस्थान में सर्वाधिक, ये क्वेश्चन भी ध्यान रखिएगा कि राजस्थान में सर्वाधिक मिट्टी अपर्दन, मिट्टी अपर्दन होता है, किससे होता है, राजस्थान में मिट्टी अपर्दन है, ये ध्यान रखना है साथियों कि सबसे अधिक होता है एक नंबर पर, वो होता है पवन द्वारा, हवा द्वारा, ठीक है, क्योंकि हमारा रेगिस्तानी भाग है। और दूसरा किसके द्वारा होता है, जल द्वारा, या कह दें नाली अपर्दन होता है, जो चंबल में सर्वाधिक पाया जाता है। ये तो क्या है, चंबल नदी, चंबल नदी में सर्वाधिक पाया जाता है, इसको अवनालिका अपर्दन भी कहते हैं। और पवन द्वारा ये होता है, ये उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में होता है, उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में सबसे अधिक पवन द्वारा होता है, उसके बाद जल द्वारा होता है, और जल द्वारा अवनालिका अपर्दन होता है, और कहां होता है, चंबल नदी में होता है, ये अपने को ध्यान रखना है। अगला देखेंगे, लाल दोमट मिट्टी राजस्थान में पाई जाती है, लाल दोमट मिट्टी, ये बहुत अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपोर्टेंट रहता है, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में भी इसे 2 बार पूछ लिया गया है, 2 बार पेपर हुआ था, दोनों बार इस क्वेश्चन को पूछ लिया गया कि लाल दोमट मिट्टी कहां मिलती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में मिलती है, सिक्कर कोटा में मिलती है, बारां झालावाड़ में मिलती है, या बूंदी भीलवाड़ा में। अब देखिए मैप में आपको बार बार नहीं दिखाऊंगा, अपने को ये ध्यान रखना है कि ये कहां है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में, मैप आपको अच्छी तरह से देख लेना है। इसमें अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना किस जिले में स्थित है, देखिए अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना है, ये क्या है, ये राजस्थान की पहली पवन ऊर्जा परियोजना है, राजस्थान की क्या है, पहली पवन ऊर्जा परियोजना है, ये ध्यान रख लेना है, पहली पवन ऊर्जा परियोजना है। और ये क्या है कि 1999 ईस्वी में इसे क्या किया गया था साथियों, इसे स्थापित किया गया था, ये ध्यान रखना है। और ये कहां पे है, ये जैसलमेर में। राजस्थान में जो पवन ऊर्जा है, पवन ऊर्जा, राजस्थान की पवन ऊर्जा 3 पूछी जाती है, बहुत बार पूछी जाती है, तो ये ध्यान रखना है कि राजस्थान में पवन ऊर्जा परियोजनाएं बहुत सी है, अभी तो बहुत सी तो है, पर हमें विशेष तौर से किस पे गौर करना है साथियों, हमें विशेष तौर से करना है, एक तो अमर सागर परियोजना, अमर सागर परियोजना है, ये जैसलमेर में है, जैसा हमारे क्वेश्चन में है, जैसलमेर में, और ये पहली थी, ये अपने को ध्यान रख लेना है, पहली, ठीक है। दूसरी क्या है, देवगढ़ परियोजना है, देवगढ़ परियोजना, और देवगढ़ परियोजना कहां पे है, प्रतापगढ़ में, और ये भी बहुत अधिक पूछी जाती है साथियों, ये थी सेकंड, ठीक है। इसके बाद में तीसरी परियोजना कौन सी है, बीथड़ी, बीथड़ी या बीथड़ी परियोजना है, और ये फलोदी जिले में है, तत्कालीन इसका जोधपुर जिला था, अभी क्या है फलोदी,
और ये तीसरी पवन परियोजना है। ये तीनों हैं, ये बार बार पूछी जाती हैं, इन पे गौर करेंगे। बहुत अच्छे से उत्तर आप साथियों के द्वारा भी दिए जा रहे हैं, तो यहां अपने को ध्यान रख लेना है। अगला देखेंगे, भड़ला सोलर पार्क, ये क्या है? विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क, सबसे बड़ा सोलर पार्क है। एक बात तो ये अपने को ध्यान रख लेनी है। और इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? इसकी उत्पादन क्षमता है, ये बड़ा वैसे क्षेत्रफल में है, ध्यान रखना है, उत्पादन में नहीं है, 2245 मेगावाट, 2245 मेगावाट है, ये इसकी उत्पादन क्षमता है मित्रों, ये अपने को ध्यान रखना है। और यहां देखेंगे कि भड़ला सोलर पार्क कहाँ है? जैसलमेर में है, जोधपुर में है, जालोर में है या फलोदी में? तो आप पुरानी बुक्स देखेंगे, वहां आपको जोधपुर मिलेगा। ये पहले कहां था? जोधपुर में। और अभी कहां है? फलोदी में। ये भी ध्यान रख लेना है, ये भी अपने को ध्यान रखना है, इस पे गौर करना है साथी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? अब देखिए, ऊर्जा के क्या है? ऊर्जा के दो स्रोत हैं। ऊर्जा के स्रोत हैं वो हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं, और ये हमें अच्छी तरह से पता भी होनी चाहिए कि ऊर्जा के कितने स्रोत हैं। दो स्रोत हैं ऊर्जा के, और ये कौन कौन से हैं? एक तो है परंपरागत, परंपरागत, और दूसरा कौन सा है? दूसरा है गैर परंपरागत, गैर परंपरागत। ये अपने को ध्यान रखना है। अब देखिए, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, यहां क्या है कि यहां अपने को यह ध्यान रखना है कि कौन सा नहीं है गैर परंपरागत, यानी परंपरागत कौन सा है? ज्वारीय, जल विद्युत, पवन ऊर्जा, जैव भार। तो ये जल विद्युत है, ये परंपरागत स्रोत है, ये अपने को ध्यान रखना है। अब देखिए, परंपरागत स्रोत कौन से हैं? परंपरागत स्रोत है, जल विद्युत है, ताप विद्युत है, ताप विद्युत है, गैस विद्युत है, आणविक विद्युत है, आणविक ऊर्जा है, आणविक है, या इसमें क्या है कि तेल से संबंधित है, गैस से संबंधित है, कोयले से संबंधित है, ये सारे क्या है? ये परंपरागत है। गैर परंपरागत में क्या आते हैं? गैर परंपरागत में सौर ऊर्जा आती है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, बायोगैस, दोनों अलग अलग हैं, ध्यान रखेंगे। बायोमास ऊर्जा, बायोगैस, ज्वारीय ऊर्जा, ये सभी क्या है कि परंपरागत और गैर परंपरागत में है। इनकी एक सारणी बना लेनी है, और सारणी बनाकर इन्हें अच्छी तरह से ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसा गैर परंपरागत और परंपरागत में क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड हमारे आरपीएससी में रहता है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए, राजस्थान सरकार ने किस वर्ष राजस्थान विद्युत बोर्ड को 5 सरकारी कंपनियों में बांट दिया था? 2007 में, 1995 में, 2000 में, या क्या है कि 2012 में? एक तो अपने को यह ध्यान रखना है कि राजस्थान विद्युत सुधार अधिनियम बनाया गया था। राजस्थान कौन सा बनाया गया था? राजस्थान विद्युत सुधार अधिनियम, सुधार अधिनियम बना था साथियों। और ये अधिनियम बना कब था? 1999 में।
और ये 1999 में तो बना, पर यहाँ अपने को ये ध्यान रखना है कि ये अधिनियम जो लागू होता है साथियों, ये लागू होता है 1 जून 2000 को। और क्या है, एक और ध्यान रखेंगे कि 19 जून 2000 को राजस्थान विद्युत बोर्ड को 5 सरकारी कंपनियों में बांटा गया था। 5 कंपनियों में बांटा गया, कंपनियों में बांटा गया। अब देखिए ये इसको डिटेल देखते हैं, एक बार सीधा उत्तर पे चलते हैं, फिर अपने थोड़ा डिटेल पे भी चर्चा करेंगे। तो ये उत्तर क्या रहेगा, सन 2000। एक तो ये राजस्थान विद्युत सुधार अधिनियम 1999 ध्यान रखना है, कब लागू होता है, 1 जून 2000 को लागू होता है। 19 जून 2005 को 5 सरकारी कंपनियों में किसको बांटा गया, राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड को। अब इसको दोबारा हम लिख लेते हैं ताकि क्या है कि हमारे क्लियर रहे चीजें। 19 जून 2000 को राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड, राज्य विद्युत बोर्ड को 5 सरकारी कंपनियों में बांटा गया। सरकारी कंपनियों में क्या किया गया, बांटा गया। ये अपने को ध्यान रख लेना है साथियों। अब ये 5 सरकारी कंपनियों में बांटा गया है। अब ये 5 सरकारी कंपनियां है कौन सी, तो एक तो ये ध्यान रखना है, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड जयपुर, एक कंपनी का नाम तो ये था। दूसरा कौन सा है, दूसरा भी राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड जयपुर, ये सेम ही है, एक उत्पादन है दूसरी प्रसारण है। इसके बाद में एक तो क्या कर रही है, उत्पादन को ध्यान रखनी है, एक प्रसारण को ध्यान रखनी है, 2 कंपनियां तो ये है। इसके बाद 3 शहरों के नाम पर वितरण कंपनियां हैं, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जयपुर, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड अजमेर, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जोधपुर। ये 3 कंपनियां और है साथियों। जयपुर ये वितरण का काम करती है, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जयपुर, ये ध्यान रखना है। और कौन सी है, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड अजमेर। इसके बाद में कौन सी है, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जोधपुर। ये 5 कंपनियां थी, ये अपने को ध्यान रखना है। और साथ में आपको ये पीडीएफ भी क्या है कि अपने टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे, राजस्थान में बायोमास ऊर्जा के उत्पादन की विशाल संभावनाएं किस कारण से है। राजस्थान में क्या है, बायोमास की विशाल संभावनाएं। बायोमास किससे मिलती है, मरुस्थलीय भूखंड से नहीं मिलती, प्रत्यक्ष सूर्य किरणों से भी बायोमास प्राप्त नहीं होती, और वनों से भी बायोमास प्राप्त नहीं होती। सूखी लकड़ियां, सरसों की लकड़ियां व पशुधन, यानी इससे हमें क्या मिलती है, बायोमास मिलती है।
ये अपने को ध्यान रखना है। और साथ में ये भी ध्यान रखना है साथियों कि सर्वाधिक बायोमास संयंत्र, सर्वाधिक बायोमास संयंत्र है ये राजस्थान के उदयपुर जिले में है। कहां पे है? उदयपुर में है। ये ध्यान रख लेंगे साथियों, इन पे गौर करेंगे। अगला देखेंगे, निम्नलिखित ताप विद्युतीय परियोजना और जिला में कौन सा सुमिलित नहीं है? सुमिलित नहीं है वो हमें बताना है। कवई, कवई कहां पे है? बारां में है, बिल्कुल। कपूरडी जालीपा कहां पे है? बाड़मेर में है, बिल्कुल। काली सिंध कहां पे है? काली सिंध झालावाड़ में है, ये भी बिल्कुल सही है। गिरल कहां है? बीकानेर में है, ये गलत है। गिरल कहां है? बीकानेर में नहीं साथियों, बाड़मेर में है। तो ये इस तरह का ट्रेंड भी रहता है हमारे कि कौन सी विद्युत परियोजना है, किस प्रकार की तापीय जलीय जो भी है, ये कहां पर कैसे है, ये भी क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड रहता है। तो इन पे गौर कीजिएगा, अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगला देखेंगे, राजस्थान के किस स्थान पर भारत सरकार की, ये भी ध्यान रखना है कि भारत सरकार की गोवर्धन योजना के तहत एचपीसीएल ने गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना की शुरुआत की। अब ये देखिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, एक बार और अच्छे से देखिए क्या है क्वेश्चन। क्या है कि राजस्थान के किस स्थान पर भारत सरकार की गोवर्धन योजना के तहत एचपीसीएल ने, भारत सरकार की योजना कौन सी है? गोवर्धन योजना है, पर यहां परियोजना स्टार्ट किसने की है? एचपीसीएल ने की है। गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना की शुरुआत कहां की? खेरपुरा उदयपुर, हिंडोला बूंदी, मथानिया जोधपुर या सांचौर, कहां से की है? ये अपने को ध्यान रख बताएंगे भाई। यहां अलग अलग कमेंट आ रहे हैं साथियों के, फटाफट से बताएंगे इसका। तो ये क्या है? सांचौर में। और सांचौर में भी कहां है? ध्यान रखना है, इस परियोजना की शुरुआत है ये पथमेड़ा में की गई है, पथमेड़ा। और पथमेड़ा कहां पे है? सांचौर में है। ये अपने को ध्यान रख लेना है साथियों, पथमेड़ा सांचौर। और यहां पथमेड़ा में और भी अपने को ये ध्यान रखने वाली बात है कि विश्व की सबसे बड़ी गौशाला, सबसे बड़ी गौशाला है राजस्थान में, गौशाला यहां पथमेड़ा में ही है। और इसी के गोबर से संपीड़ित बायोगैस बनाई जा रही है। ये अपने को ध्यान रखना है, इस पे गौर करना है। ठीक है साथियों, प्रॉपर जगह पथमेड़ा है, पर ये क्वेश्चन आया था तब सांचौर आगे जालोर आया था, अब जालोर सांचौर स्वयं ही क्या बन गया है? जिला बन गया है। ये अपने को ध्यान रख लेना है। अगला देखेंगे, राजस्थान में ऊर्जा विकास एजेंसी की स्थापना, राजस्थान में ऊर्जा विकास एजेंसी, राजस्थान में क्या है? राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी, राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, रेडा, इसको क्या बोलते हैं हम? रेडा बोलते हैं। रेडा की स्थापना है, ये रेडा की स्थापना हुई थी। रेडा की स्थापना कब हुई थी? 1985 में, 1995 में, 1983 में या 1992 में। तो राजस्थान, ये जो है राजस्थान ऊर्जा विकास समिति रेडा, इसकी स्थापना कब होती है? ये स्थापना होती है 1985 में। यहां अपने को एक और ध्यान रखना है साथियों कि एक तो रेडा, ये जो अपने बात कर रहे हैं, और एक क्या है? आरएसपीसीएल। इन दोनों का क्या किया गया है? विलय किया गया है। इनका विलय करके और क्या है? RREC, राजस्थान रिन्यूअल, राजस्थान अक्षय रिन्यूअल एनर्जी ऊर्जा निगम कॉरपोरेशन की स्थापना की गई थी
ये की गई है इन दोनों को मिलाकर, और ये कब की गई है साथियों, ये 2002 में की गई। 2002 में इन दोनों का विलय करके और ये RREC बना दी गई है, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम बना दिया गया है। इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से राजस्थान में पेट्रोलीफेरस बेसिन है। अब देखिए राजस्थान में पेट्रोलीफेरस बेसिन है, ये कितने हैं, ये टोटल है 4। बेसिन कितने हैं, बेसिन है 4, और ये बेसिन है, ये कितने जिलों में फैले थे, तो पहले के जो जिले थे वो थे 14 जिले, पहले के 14 जिलों में ये फैले हुए थे। और ये बेसिन कौन से थे, बाड़मेर सांचौर बेसिन था, बिल्कुल था। जैसलमेर बेसिन था, हाँ बिल्कुल था। बीकानेर नागौर बेसिन भी था, और विंध्यन बेसिन भी था, चारों ही थे। ये देखिए ध्यान रखना है, यहां सर्वाधिक पेट्रोलियम भंडार है, किसमें, सर्वाधिक पेट्रोलियम भंडार है वो बाड़मेर सांचौर बेसिन में है। ये अपने को ध्यान रख लेना है साथियों। तो यहाँ क्या है, चारों के चारों पेट्रोलीफेरस बेसिन है। ए बे से, ए बे से, ए से दे, ए से दे, बे से दे, ए बे से, एवं ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, एवं दे है यहाँ, तो ये अपने को ध्यान रख लेना है। ए बे से दे, ये चारों की चारों हैं, क्या है, चारों के चारों हैं, इन पे गौर कीजिएगा। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रावत भाटा आणविक ऊर्जा संयंत्र किस जिले में अवस्थित है। रावत भाटा आणविक ऊर्जा संयंत्र है, इसकी स्थापना कब की जाती है, इसकी स्थापना है 1973 में की जाती है। किसके सहयोग से की जाती है, तो इसमें सहयोग दिया था किसने, कनाडा ने। और यह क्या है, यह राजस्थान का पहला व भारत का दूसरा आणविक संयंत्र है। आणविक संयंत्र, यहां भारी जल का उपयोग किया जाता है ना। और यहां विद्युत उत्पादन कितना होता है, यहां विद्युत उत्पादन होता है मित्रों, वो होता है 1180 वाट, सॉरी 1180 मेगावाट। विद्युत उत्पादन कितना होता है, 1180 मेगावाट होता है। और आणविक ऊर्जा संयंत्र ये कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में, रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में ये आणविक संयंत्र है। ये अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन भी ध्यान रखने हैं, इन पे भी गौर करना है अच्छी तरह से। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा सॉरी, ये क्वेश्चन क्या है कि हमारे पूरे हो गए आज के। अब यहाँ अपने को ये ध्यान रखना है साथियों कि टॉपिक में कैसे क्वेश्चन आते हैं, जो यहाँ मैं बार बार बता रहा हूं आपको, इस पे गौर कीजिएगा। और जो अदर स्टेट के हैं उनको तो विशेषकर गौर करना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन उसी प्रकृति में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये हमारी जो सीरीज चली है ये हम परीक्षा तक जारी रखेंगे, बस आप सहयोग बना के रखें। आप सभी इसको शेयर जरूर करें, अभ्यर्थियों तक पहुंचाएं, और जब ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थी लाभान्वित होंगे तो हमें भी लगेगा कि हम जो प्रयास कर रहे हैं, क्वेश्चन बना रहे हैं, फिर उनकी व्याख्या कर रहे हैं, टाइप करवा रहे हैं, ये क्या है कि हमारे लिए सार्थक सिद्ध हो रहा है। और ये जो इसकी आपको पीडीएफ है, ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। तो ये आज इतना ही साथियों, फिर मिलते हैं। और आपको क्लास कैसी लगी इस बारे में भी कमेंट करके बताना। जय हिंद, वंदे मातरम।